हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी मेक फ्यूचर। और आज है 5th क्लास हिंदी की। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप लोग तैयारी कर रहे हैं DSSB की और UPTET की या सुपर टेट की, तो यहाँ मैं आपको हिंदी की क्लासेस और CDP क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के लिए, स्टडीज के लिए, तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन तो जब आएगा, कई बार इन लोगों ने ऐसा भी कराया है कि टीईटी का एग्जाम यूपी में 1 महीने के अंदर हो गया नोटिफिकेशन आने के। ठीक है, तो ऐसा ना हो आपके साथ कि आपको प्रिपरेशन का मौका ना मिले। अपनी तैयारियां रखिए, क्या पता कब कौन सी वैकेंसी आ जाए। और अगर आपका CTET क्वालिफाइड है या आपको आगे UPTET देना है, अगर उसकी मेरिट बनने लगी UPTET की सुपर टेट के लिए, तो ये समझ लीजिए आपकी अभी की प्रैक्टिस काम आएगी, सिर्फ इंतजार काम नहीं आएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सारा जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, ये सभी कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी, पिन किया हुआ है मैंने, और डिस्क्रिप्शन से भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैं अपने नोट्स या जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी अपडेट्स हैं, वो वहां पर भी प्रोवाइड करा सकूं, आप मुझसे कनेक्ट रह सकें। तो ठीक है, तो जो कल मैंने चैप्टर आपको कराया था डे 4 में, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जो वर्णमाला वाला हमने चैप्टर कवर किया था, उससे रिलेटेड आज मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। प्रैक्टिस पेपर है, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें कुछ मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रीवियस ईयर में जो पेपर आते हैं वो हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इनमें से कौन सा अयोगवाह है? ठीक है, तो पहला है विसर्ग, फिर है महाप्राण, संयुक्त व्यंजन और अल्प प्राण। ठीक है, अयोगवाह हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था विसर्ग, और क्या होता है अयोगवाह, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अयोगवाह क्या होता है? एक तो होता है विसर्ग, ठीक है, ये जो इस तरह से लगाते हैं विसर्ग, और उसके अलावा होता है अंकी बिंदी, इनको कहते हैं अयोगवाह। तो यहाँ पर ये तीनों तो नहीं है, इसमें आ गया विसर्ग, तो फर्स्ट का आंसर है ए। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो ये सब चीजें रटने वाली नहीं है, लेकिन अगर आपने अगर कल वाली क्लास पढ़ी होगी तो आपने ध्यान दिया होगा, जितने भी वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग है, क वर्ग किससे निकलता है? मैंने आपको बताया था। अगर आप बोलेंगे क ख ग घ व, तो क वर्ग जो है वो कौन सा होता है? ये कंठ से निकलता है, गले से ध्वनि निकलती है, तो ये कंठ से निकलता है। ठीक है, फिर है च छ ज झ य, च छ ज, ठीक है ना, ये कहाँ से निकला? ये निकला तालु से, तो ये है तालव्य, जब हमने जीभ को लगाया तालु पे, तो च छ ज झ। तो यहाँ पर जो छ है वो कहाँ से निकला? ये है वर्ष नहीं है। ओष्ठ होता है प फ ब भ म, ये भी नहीं है। दंत, दंत कौन सा होता है? बताया था मैंने आप लोगों को, जब हम बोलते हैं त थ द ध न, त थ द ध न, ये होता है दंत। तो इसका आंसर है तालव्य। ठीक है ना, तो तालव्य पे आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए, प्रैक्टिस पेपर करना है आपको तो प्रैक्टिस पेपर कर लीजिए, लेकिन मेरा मानना यही है कि प्रैक्टिस पेपर करने से पहले जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है इससे रिलेटेड, वो आप जरूर पढ़ के आए। उससे क्या होगा, आपकी जो एक मतलब मेमोरी में ना चीजें बस जाएंगी, आपको फिर चीजें रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको सारी चीजें समझनी है। अगर तो सबसे पहले चैप्टर करके आइए, जो डे 4 की क्लास जो मैं लेकर आई थी हिंदी की, उसको सॉल्व करिए, उसके बाद ये प्रैक्टिस पेपर करिएगा। ठीक है, और बाकी तो आप खुद समझदार हैं, जब आप टीचर बनने जा रहे हैं। तो कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो भाई त्र तो संयुक्त व्यंजन है ही है, क्योंकि त और त आधा र मिलके बनता है। ये भी एक संयुक्त व्यंजन है, ये भी एक संयुक्त व्यंजन है। कौन सा नहीं है? वो है श। ठीक है, ये एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्योंकि ये एक सिंगल ही व्यंजन है। जबकि ये तीनों व्यंजन कैसे हैं? ये तीनों व्यंजन संयुक्त हैं, क्योंकि ये दो व्यंजन के संयोग से बने हैं। अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध होता है। इसके बारे में कल हमने डिटेल में पढ़ा था। अनुनासिक वो शब्द जो हम, भाई नासिक है
तो नाक तो इसमें आ ही रही है, लेकिन क्या खाली नाक से बोलना संभव है? खाली नाक से तो कोई बोल नहीं सकता। तो नाक से और मुंह से, दोनों से जब बोलते हैं ना, तो वो कहलाते हैं अनुनासिक। जैसे हमने बोला हाँ, अगर ये शब्द हमने बोला हाँ, तो क्या है हाँ में? बोल तो मुंह से ही रहे हैं ना, लेकिन इसमें नाक का प्रयोग हो रहा है, नाक से साउंड निकल रही है चंद्र बिंदी की। तो ये जो चंद्र बिंदी होती है ये अनुनासिक कहलाता है। तो इसका उत्तर है नाक और मुंह दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ठीक है, 8 तो नहीं है भाई, 9 भी नहीं है, 11 है इसकी संख्या, मैंने आपको बताया था, और 14 भी नहीं है। तो इसका उत्तर है सी। अगला प्रश्न है व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 36, 34 और 33। तो मैंने आपको बताया था अगर हम अतिरिक्त व्यंजनों को छोड़ दें तो संख्या है 33, ठीक है ना। और अतिरिक्त व्यंजन कितने हैं हमारे? 2 हैं। तो जो टोटल व्यंजन बने वो कितने हैं? 35। यहाँ पर 35 का ऑप्शन तो दिया नहीं है, इसलिए उत्तर हो जाएगा 33। अगला प्रश्न है व्यंजनों की संख्या हो गई 33। उसके बाद अगला प्रश्न, क्ष किस वर्ण के योग से बना है? ठीक है ना। तो क्ष में क्या क्या शामिल है? ये तो नहीं है, च आ गया। यहाँ पर कई बार बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है वो ये वाले श में और इस वाले श में होता है, ठीक है। ये भी नहीं है, ध्यान रखना है। ये वाला उत्तर इसका सही है, क प्लस श, क्ष, ठीक है। अगला प्रश्न है जिन शब्दों के अंत में अ आता है, इसको समझ लीजिए आप, उसको कहते हैं अकारांत। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन विकसित ध्वनियां, ठीक है। नवीन विकसित ध्वनियां, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि हिंदी में नहीं थी ये ध्वनियां। ये ध्वनियां जो मतलब दूसरी भाषाओं से आई हुई हैं या नई विकसित ध्वनियां हैं जो कि संस्कृत भाषा से हिंदी में नहीं आई हैं। तो ये है भाई उ और उ, ये तो स्वर हैं। श और स ये भी हिंदी वर्णमाला में है, ये स्वर हैं हमारे दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख और ग। इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, तो ये अरबी फारसी से लिए गए अक्षर हैं, वर्ण हैं, ठीक है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो वर्णों की संख्या, टोटल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। कई बार कर चुके हैं, तो कल मैंने आपको इसका टोटल भी बताया था कि किस किस तरह से है। क्या क्या है हमारे? 13 स्वर थे, 13 स्वर के साथ 35 व्यंजन थे, ठीक है। 4 क्या थे? संयुक्त व्यंजन। कितने हो गए टोटल? 52। कितने हैं? 52 है वर्ण मूलतः, ठीक। तो प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो यहाँ पर क्लियर है, त्र और ज्ञ ये तो क्ष के बाद ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक है ह और एक है क, तो क वर्ण के बाद आता है। क्यों? क्योंकि क्ष बना है किससे? क प्लस श से, ठीक है ना, इसलिए क के बाद आता है। अगला है प्रश्न, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन अभी मैंने आपको बताया था, जो नाक से बोले जाने वाले, मतलब नाक की सहायता से, बोले मुंह से ही जाएंगे भाई, नाक से तो कोई बोल नहीं सकता ना। तो श तो नहीं है, ज भी नहीं होगा, ग भी नहीं है, हाँ ये है या, इसको नाक की सहायता से बोला जाना संभव है, तो ये नासिक की व्यंजन आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था, विसर्ग और कौन सा था? अंग की बिंदी वाले वर्ण, अंग और अह। ये भी नहीं है, ये सब स्वर हैं। अयोगवाह वर्ण अंग और अह है। और ये जो
ये जो ये वाला सॉरी ये जो ऐसे वाली चंद्रबिंदी है इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक। अगला प्रश्न है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया था क, ख, ग, घ, ये सब क्या है? क से, कंठ से निकलने वाले वर्ण हैं, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ हो जाएगा। ठीक है, इन सारे क्लासेस की आपको अगर पीडीएफ चाहिए ना तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहाँ पे मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगी आसानी से। आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम टाइम में ये सारी आप वीडियोस तो चला के देख नहीं पाएंगे ना। रिवीजन के लिए आपको नोट्स चाहिए होंगे, तो आपके यहाँ से नोट्स आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से मैं प्रोवाइड करा दूंगी। लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसका लिंक मैंने पिन भी कर दिया है कॉमेंट सेक्शन में, और उसके साथ में ही आप डिस्क्रिप्शन से भी आप उसको जाकर वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल है @VMakeFuture_Official। ठीक है ना, VMakeFuture_Official ये नाम है मेरे टेलीग्राम चैनल का, तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि शब्द में द्वित्व व्यंजन है? सभी, उत्साह, इलाहाबाद और दिल्ली। द्वित्व व्यंजन, इसमें ला आया है 2 बार, द्वित्व। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया डी। अगला प्रश्न है स्थान के आधार पर बताइए। स्थान का मतलब वर्ण कौन से स्थान से बोले जा रहे हैं, कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन्य क ख ग घ तो नहीं है, ये क्या है? क ख ग घ कंठ से निकले हुए हैं। फिर आता है च छ ज झ। च छ ज झ क्या होते हैं? ये होते हैं तालव्य व्यंजन। फिर है त थ द ध, ये है दंतव्य। तो यहाँ पर ट ठ ड ढ ये है हमारा इसका उत्तर सही। मूर्धन्य व्यंजन है ड और ढ। अगला प्रश्न है श, श, स, ह कौन से व्यंजन होते हैं? प्रकंपी नहीं होते हैं, स्पर्शी भी नहीं होते हैं, ये होते हैं संघर्षी, ऊष्म। ऊष्म व्यंजन पढ़े थे ना, इनको कहते हैं हम संघर्षी व्यंजन। ठीक है, अमानक वर्ण है, तो अमानक वर्ण का मतलब मानक वर्ण नहीं है। तो मानक है, भ भी मानक है, ये नहीं है, ये कुछ अजीब सा लग रहा है भ, और पीछे इसमें ये पूंछ निकली हुई है, तो इसका आंसर यही होगा। कौन सा? अमानक वर्ण है, जो मानक ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियां, कंठ ध्वनियां मैंने अभी बताया बार बार, कंठ से निकलने वाली कौन सी हैं? भाई सीधी बात है, क ख वाला जो वर्ग है हमारा वो कंठ ध्वनि होता है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, इसको करते हैं हमारे साथ साथ, आप लोग भी करिए। तो ये है अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ठीक है, अल्प प्राण, ये तो स्वर है, क्लियर, ये तो स्वर है। तो अल्प प्राण वर्ण के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें प्राण कम लगते हैं। ठीक है, जिसमें बोलने में ताकत कम लगती है, तो वो अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है, अल्प प्राण कौन कौन सा होता है? हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन। तो यहाँ देख लेते हैं कि कौन सा है पहला, तीसरा और 5वां कौन सा आ रहा है। ये पहला है और तीसरा है। ठीक है, और त थ द ध ये है दूसरा और चौथा, और प के बाद फ ये दूसरा, ब भ ठीक है ये चौथा। तो भाई ये दोनों ही गलत हो गए, क्योंकि मैंने आपको बताया पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण वर्ण होते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन तो सबको पता है कि भाई हर वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वो अनुनासिक ही होता है। अगला है तालव्य व्यंजन, जो हम तालू पे लगती है ना जीभ तब निकलते हैं। तो अभी कई बार हम डिस्कस कर चुके, क वर्ग होता है कौन सा? कंठ व्यंजन। और उसके बाद च छ ज झ ये होता है तालव्य व्यंजन, और ट ठ ड ढ ये होता है मूर्धन्य, त थ द ध दंतव्य, और प फ ब भ ये होता है ओष्ठ, होंठों से बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ वर्ण, पहली बात तो ये क्या है? स्वर हैं ये दोनों के दोनों। भाई नासिक के तो नहीं है, ए ऐ को बोलने में होंठों का भी कोई काम नहीं है, और मूर्धन्य भी नहीं है, तो क्या है ये? कंठ तालव्य, गले से निकल रहे हैं ए ऐ। ठीक है, तालू को जीभ थोड़ी सी लग रही है, तो ये है
तो ये हो गए कंठ और तालव्य। कंठ तालव्य वर्ण है ए और अय। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेना है कि हम कौन कौन से क्वेश्चन को मतलब कौन कौन से ऑप्शन को क्रॉस कर सकते हैं जिनकी संभावना नहीं है बिल्कुल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष जिसमें घोष नहीं होता है वो कौन सा वर्ण है? ठीक है, अ, ज, ह, भाई इसमें भी घोष है, ह, हवा निकल रही है, घोष हो रहा है। ज में भी हमें जोर लगाना पड़ रहा है, एक स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है ज। अ, इसमें भी स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है, एक वर्ण आया है स। ठीक है, इसका उत्तर यही है, अघोष वर्ण है स। अगला क्वेश्चन है, इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया था, स है अघोष वर्ण। अगला है ज और फ ध्वनियां हैं, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, आगत। ये आगत हैं, दूसरी भाषा से ली हुई हैं। ठीक है, ग्रहित ध्वनियां या फिर आगत ध्वनियां, स्वर नहीं है ये। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आगत। अगला प्रश्न है, कौन से व्यंजन संस्कृत भाषा में नहीं थे? वो कौन से व्यंजन हैं जो संस्कृत भाषा में थे ही नहीं? तो ये तो थे, पापा तो थे, ये जो ळ और ढ़ है ये है हमारे अतिरिक्त व्यंजन जो कि संस्कृत भाषा में नहीं थे। तो इसका उत्तर हो गया बी। और अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? शब्द नहीं होता है क्योंकि शब्द बनता है बहुत सारे वर्णों से। स्वर भी नहीं होता है क्योंकि स्वर एक टाइप है वर्ण का। व्यंजन भी नहीं है, तो ये कोई भी नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा वर्ण। ठीक है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? ध्वनि भी होती है। अच्छा, ध्वनि, वर्ण, एक बार एक क्वेश्चन आया था तो उसमें था, उत्तर में ऑप्शन में था लिपि चिन्ह। ठीक है ना, ये भी आया था लिपि चिन्ह। लिपि चिन्ह क्या होता है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है भाई। जैसे वर्ण है, वर्ण क्या है? लिखा जाने वाला रूप। लिखते किसको हैं? ध्वनियों को। सबसे छोटी ध्वनि जैसे अ, इसको इस तरह से लिख दिया गया तो ये वर्ण बन गया, मतलब लिखा हुआ रूप बन गया ध्वनि का। ध्वनि बोलने वाली आवाज और ये लिखा हुआ वर्ण। अब ये है क्या? ये क्या है? अ। देवनागरी लिपि हमारी चलती है, कंफ्यूज नहीं होना है। देवनागरी लिपि क्या है भाई? हमारी अपनी देवनागरी लिपि है संस्कृत की। जैसे पंजाबी जब हम लिखते हैं तो पंजाबी लिखते हैं तो पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। इसी तरह अंग्रेजी लिखी जाती है, अगर हमने ये लिख दिया तो ये क्या है? रोमन लिपि में। सबकी अपनी अपनी लिपि है, हमारी लिपि है देवनागरी। तो लिपि चिन्ह का मतलब होता है कि हम अपने अक्षरों को, हम अपने ध्वनियों की जो लिखाई है, जिनको हम लिखते हैं, वर्ण है, उसकी लिपि क्या होगी? तो हमारी लिपि है देवनागरी, उसको नाम दिया गया देवनागरी। तो लिपि चिन्ह भी वर्ण को ही कहेंगे। तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा सबसे छोटी इकाई में, उसको आपको टिक करना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स, अगर आपको सीरियसली तैयारी करनी है ना, तो एक बात मैं आपको बताऊं कि आप टेलीग्राम चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां से आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल मैं प्रोवाइड करा दूंगी और आप वहां पर अपने जो भी डाउट्स हैं वो भी मैं आपके क्लियर कर दूंगी। जो भी चीज़ें आपको चाहिए ना वहां पर मैं प्रोवाइड करा दूंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।